हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोचिंग वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त अनिल, लेकर हाजिर हुआ हूं साइंस स्पेशल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। हमने उनमें विगत वर्षों में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है और जिनके सिलेबस में साइंस विज्ञान विषय है, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी सीरीज ही हमने आरंभ की है। तो आप इसको ज़रूर देखें। ये थर्ड वीडियो हमारा, चलते हैं इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। किसी भी तत्व होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसको संदर्भित करती है। तो दोस्तों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। केवल प्रोटॉन की संख्या हो तो उसको परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसको जेड से निरूपित करते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका अगर वेट काउंट किया जाए तो उसको उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ऐसी कौन सी गैस है जिसकी सड़े अंडे के समान गंध आती है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो गैस होती है आपके, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये एक जहरीली गैस होती है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सड़े अंडे के समान गंध वाली कौन सी गैस है। तो H2S। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं जिसको, और इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हंसने वाली जो गैस है, N2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। कॉड लिवर जो ऑयल होता है दोस्तों, वो मछली के लिवर से प्राप्त किया जाता है और ये विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होता है। हालांकि हमारी जो बॉडी होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करके विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है, बट जनरली आजकल जो लोग होते हैं वो इंडोर में ज़्यादा रहते हैं, सूर्य किरणों के संपर्क में कम आते हैं, तो अक्सर उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसके लिए हमें दूसरे सोर्स भी तलाशने पड़ते हैं, जिसके लिए ये एक अच्छा विकल्प होता है, कॉड लिवर ऑयल। तो अपना आंसर हो जाएगा विटामिन डी। किसका एक अच्छा स्रोत है? विटामिन डी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है। तो दोस्तों द्विकोष्ठीय हृदय कौन सा? द्विकोष्ठीय मतलब हो गया उसमें होगा एक आलिंद, दो कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद होगा और एक ही उसमें निलय होगा। जिनके हार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? द्विकोष्ठ। तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पीसीज के अंदर, पीसीज जो होते हैं उनमें दो कोष्ठ वाला हृदय होता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा मछली। पीसीज क्या होते हैं? मछलियाँ। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, द्विकोष्ठीय हृदय वाला जीव कौन सा है? मछली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, अंतःस्रावी ग्रंथि की हमने बात कर ली थी, आज और बता देता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों जो होती है वो अपना जो स्रावी पदार्थ होता है उसको सीधे ब्लड में मिला देती है। स्रावी पदार्थ जो होता है डायरेक्ट इन ब्लड। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है उनकी क्या खास बात होती है? वो नलिकाओं का यूज करती है। नलिकाओं के द्वारा अपना जो पदार्थ, स्रावी पदार्थ है, उसको ब्लड में मिलाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्रावी पदार्थ होता है उसको अपने हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। तो इसका यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो ये पीयूष ग्रंथि है, बाकी सब बाह्य स्रावी ग्रंथि हो जाएगी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कारें ए बी सी और डी एक ही वेग से गतिशील है, यदि उनके द्रव्यमान ए बी सी डी क्रम में है तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। ये बात कर रहा है गतिज ऊर्जा की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। और चार इसने कहा कि कार है जिनका वेग जो है वो समान है, एक ही वेग है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है सबकी, और जो मास है उनका द्रव्यमान है वो एक रेंज बता दी इन्होंने कि ए का सबसे ज़्यादा है, डी का सबसे कम है। तो ऐसा क्या रिलेशन होगा जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें किसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। तो हम इसके लिए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा, इसका दोस्तों सूत्र होता है 1/2 mv²। ये जो m होता है ये मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो अब दोस्तों यहाँ पे चार कारें हैं ए बी सी डी, और इनका द्रव्यमान मैक्सिमम, डी का सबसे कम है, लेकिन वेलोसिटी सबकी बराबर है। तो इसका मतलब जो ये टर्म है ये कांस्टेंट हो गई, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मास के, द्रव्यमान के सीधा समानुपाती हो जाएगी। यानी कि जिस कार का द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। सिंपल। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए का द्रव्यमान ज़्यादा है तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी, कार ए की। ये हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अर्ग, जूल, कैलोरी ये किसकी इकाइयाँ है। तो दोस्तों आपको पता होगा जूल, कैलोरी, अर्ग ये सब ऊर्जा यानी कि एनर्जी की यूनिट्स है। एनर्जी दोस्तों, एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, और जो अर्ग है वो सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या है ऊर्जा का, अर्ग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक घनत्व को मापने में प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। रिलेटिव डेंसिटी की ये बात करता है। तो क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी दोस्तों, किसी भी पदार्थ का घनत्व अगर अपने को देखना है सिंपल, तो वो तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। लेकिन ये कह रहा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो मास बाई वॉल्यूम। बट यहाँ रिलेटिव डेंसिटी की बात करता है तो वो क्या होगी, अगर किसी ए पदार्थ का घनत्व है वो डी ए है, तो अपन किसी दूसरे पदार्थ के सापेक्ष में उसको देखते हैं, तो यानी कि यहाँ कुछ और अपने को पदार्थ लेना होगा बी। तो इन दोनों के रिलेशन में जो हम देखते हैं वो रिलेटिव डेंसिटी होती है, आपेक्षिक घनत्व होता है। किसी एक के सापेक्ष दूसरे का घनत्व देखना, जैसे कि जल का घनत्व ये है तो तेल के सापेक्ष कितना होगा, ऑयल के सापेक्ष अगर देखेंगे तो उसको आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो जैसा कि इनका रिलेशन जो होगा वो डी ए बाई डी बी, यानी कि ए को दूसरे से डिवाइड करना होगा, तो इनकी जो भी यूनिट होगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहा जाता है। किसी भी वस्तु पार्टिकल की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा। तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण सिंपल नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं, U इक्वस टू एम जी एच। एम जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का मास होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ये वैल्यू भी आप याद रखें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। और एच उसकी हाइट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। फ्लोएम क्या होता है दोस्तों, ये एक संवहनीय ऊतक होता है। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। दोनों के मैं आपको कार्य बता देता हूँ। फ्लोएम, इसका हम ऑप्शन से देख लेते हैं। यह एक संवहनीय ऊतक होता है।
संवहनीय ऊतक। इसका कार्य होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। तो सूर्य की किरणों में जो पत्तियों पर पौधे का जो भोजन का निर्माण होता है उसको पूरे पौधे के सभी भागों में पहुंचाना इसका काम होता है। ये किसका कार्य हो गया? फ्लोएम का। अब दोस्तों जाइलम होता है एक, वो भी इसी तरह का संवहनीय ऊतक होता है जाइलम। तो इसका क्या कार्य होता है? ये जो पौधे की जड़ होती है, जड़, इससे जो जल और लवण प्राप्त होते हैं, जल और लवण, इसका परिवहन करता है। पूरे पौधे के सभी भागों के अंदर जल और लवण का परिवहन करने का काम किसका होता है? जाइलम का। हमें यहाँ फ्लोएम का पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन फूड का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? बड़ा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता अणु कणुओं में, तो इसको कहते हैं अपने तत्व। तत्व क्या होता है दोस्तों? सिंपल एक ही प्रकार के अणु परमाणुओं से बना हुआ होता है, एक ही प्रकार के परमाणु या अणु। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? तत्व होते हैं जो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, 4 विलयनों ए, बी, सी और डी का पीएच मान क्रमशः दिस है, तो इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है? पीएच की बात कर रहा है। पीएच स्केल आपने कभी पढ़ी होगी। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होती है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में हमें जानकारी देती है। तो क्या होती है पीएच स्केल दोस्तों? ये आपके 0 से लेके 14 तक इसकी रेंज होती है। मिड पॉइंट 7 होता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है। 0 से 7 के बीच इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय। और 7 से 14 के बीच इसका नेचर होता है बेसिक, यानी कि क्षारीय प्रकृति होती है। अब क्या होता है दोस्तों, जितना इधर होगा तो एसिड उतना ही प्रबल होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा जितनी उसकी पीएच की वैल्यू कम होगी। जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही अम्लीय ज़्यादा। सेम उल्टा, जितनी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही सॉल्यूशन क्षारीय ज़्यादा होगा, बेसिक नेचर में ज़्यादा होगा। अब हमें क्या दिया है? हमें 4 सॉल्यूशन दिए हैं, ए, बी, सी, डी। इनकी पीएच वैल्यू दी है, ए की 2, बी की 4, 5, 5.5। और ये कह रहा है कम अम्लीय कौन सा होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम एसिडिक होगा, यानी कि कम अम्लीय होगा। तो यहाँ पीएच वैल्यू ज़्यादा किसकी है? डी की है, तो डी यहाँ पर न्यूनतम अम्लीय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा स्पूडोपोडिया की मदद से चलता है? स्यूडोपोडिया जो होता है दोस्तों वो अमीबा के अंदर होता है और अमीबा इसकी मदद से चलता है। बिल्कुल सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, समा या तपेदिक और एड्स। तो आपको पता होगा एड्स जो है वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा एड्स, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? तो दोस्तों ये मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान।
सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है। तो इन न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो सेल बॉडी न्यूरॉन का हिस्सा होती है, डेंड्राइट भी न्यूरॉन का हिस्सा होती है, एक्सॉन भी होती है। बोमन कैप्सूल जो होता है दोस्तों, ये हमारा जो गुर्दा होता है उसके ऊपर पाया जाता है, और मूत्र के निर्माण में इसका योगदान होता है, ये काम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोमन कैप्सूल, क्योंकि इसका संबंध न्यूरॉन से नहीं है। तो आंसर, सही आंसर हो जाएगा बोमन कैप्सूल। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज हम अभी कंटिन्यू रखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे इस कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।